हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस 2025 के लिए हमारी बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम DSSB के एग्जाम, केवीएस के एग्जाम, एनवीएस के एग्जाम, ईएमआरएस के एग्जाम या फिर हमारी कंट्री में होने वाले कोई दूसरे टीजीटी साइंस एग्जाम की भी बायोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2018 में DSSB की 4 शिफ्ट हुई थी, 2 मेल की शिफ्ट थी, 2 फीमेल की शिफ्ट थी, जो हम टोटली कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो एग्जाम हुआ था। तो आपको पता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो रिक्रूटमेंट है वो 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। देखो, ये स्कूल तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इनमें पहले जो टीचर की रिक्रूटमेंट थी ना, वो ऐसे हुआ करती थी कि स्टेट में जो पढ़ाने वाले टीचर थे वही जाकर इन स्कूलों में पढ़ा दिया करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पे। तो उन्होंने क्या किया है, 2023 में उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली थी पहली बार। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल एनवीएस से मैच करता है, इसका जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीटली एनवीएस से मैच करता है। हमारा जो ईएमआरएस टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम था वो 23/12/2023 को हुआ था। उसके अंदर बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, न्यूक्लियर कनेक्शन, पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन या फिर पोर्स इन सेल वॉल। तो आपको पता है क्लास 11th में जो हमारा सेल चैप्टर है जहाँ में प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ाया जाता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या फिर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन हम इनको बुलाते हैं। जो हमारी दो नेबरिंग सेल्स होती है उनको, जो हमारा मिडिल लेमिला है, उनको ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा करते हैं। और जो दो नेबरिंग सेल्स है उनके बीच में कनेक्शन बना रहता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है। किसकी मदद से? प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक। तो आपको पता है स्मोक जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, हमारे लिए एक तरीके का पॉल्यूटेंट होती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा एक मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? नॉट अ मेजर। फ्लशिंग ओजोन इनटू द एटमॉस्फेयर एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, use of catalytic converter in automobiles, controlling the source of NO and NO2, प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स लाइक पाइनस एंड जूनिपर्स। तो आपको पता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक होता है कि हम अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा लेते हैं, ताकि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स है वो कम से कम एमिशंस करे, ठीक है, पोल्यूशन को कम से कम एमिट करे। दूसरा हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो हमारे नेचर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो उनका सोर्स अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो पोल्यूशन ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस घूम रहे हैं, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स घूम रहे हैं, उनको ये मेटाबोलाइज कर लेते हैं। और उनमें से कुछ प्लांट्स के नाम क्या है, पाइनस एंड जूनिपर्स है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है पोल्यूशन को, फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने का। तो ये तीनों मेथड तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लशिंग ओजोन इनटू द एटमॉस्फेयर एट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये कोई मेथड नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करते हो फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आवर एनवायरमेंट यूनिट के अंदर मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर। ये भी हमारा अवर एनवायरमेंट से पूछा गया टॉपिक है। 7 ppm बट लेस देन 10 ppm, ग्रेटर देन 5 ppm बट लेस देन 7 ppm, लेस देन 5 ppm या फिर ग्रेटर देन 10 ppm। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड का मतलब क्या होता है। हमारे वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उस वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड बुलाते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आपकी बीओडी वैल्यू हाई होती है उतना ही ज़्यादा आपका पानी पीने के लायक नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पानी की वैल्यू मोर देन 17 ppm है तो इसका मतलब क्या है, पानी हाईली पॉल्यूटेड है। और अगर बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm है, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू है, क्लीन वाटर की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। तो हमारा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो कहाँ पर ऑपरेट करता है, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के अंदर, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के अंदर या फिर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर। तो आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि एकदम से जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आ जाता है बाय चांस, ठीक है। ये चांस की बात है, ठीक है। एलील फ्रीक्वेंसी में जो होता है वो बाय चांस होता है। और इसलिए ना जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर नहीं होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके को दो सेटअप बताए गए हैं, ठीक है। तो दो हेल्दी प्लांट लिए गए हैं जिनको ग्लास जार के अंदर बंद किया गया है। तो जो हमारा पहला सेटअप है उसके अंदर एक वॉच ग्लास के अंदर KOH रखा गया है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। दूसरे वाले सेटअप के अंदर KOH को नहीं रखा गया है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या गया, उन दोनों की पत्तियां ली गई और स्टार्च टेस्ट किया गया है, ठीक है। और अब आपसे पूछा गया है कि क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्च विल बी एब्सेंट इन प्लांट्स ऑफ सेकंड सेटअप। सेकंड सेटअप में आपको स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सेम फॉर प्लांट्स ऑफ बोथ दी सेटअप। दोनों में सेम अमाउंट का स्टार्च आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी मोर इन प्लांट्स ऑफ फर्स्ट सेटअप। फर्स्ट सेटअप में स्टार्च ज़्यादा है, दूसरे में कम है। या फिर अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी लेस इन प्लांट ऑफ फर्स्ट सेटअप एंड मोर इन सेकंड सेटअप। तो आपको पता है स्टार्च जो है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस के बाद हमें जो मिल रहा है उसको ही हम क्या बुलाते हैं, स्टार्च बुलाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बुलाते हैं। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो फर्स्ट सेटअप में KOH रखा गया। KOH क्या करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेटअप में क्या हुआ, वहाँ पर सारा CO2 उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहाँ पर जो स्टार्च बन पाएगा ना वो बहुत कम बन पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो CO2 था वो प्लांट के पास अवेलेबल ही नहीं रहा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरे सेटअप में कोई KOH रखा ही नहीं था, उसमें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चल रहा था, तो उसके अंदर जो स्टार्च का अमाउंट है वो एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी लेस इन प्लांट्स ऑफ फर्स्ट सेटअप एंड मोर इन सेकंड सेटअप। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। अगर CO2 प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस भी उतने अमाउंट में नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर। तो आपको पता है जब हम लैब के अंदर क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बुलाते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं और उसको है ना एक मीडियम में डाल देते हैं। धीरे धीरे है ना वो कैलस बन जाता है और कैलस से धीरे धीरे हमें उसे प्लांट्स बनाना है, डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए कौन से पेयर ऑफ हार्मोन का हम इस्तेमाल करते हैं जो डिफरेंशिएशन में हमारी हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड ऑक्सिन। तो ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंशिएशन में हमारी जो हेल्प करते हैं वो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स हमारे कुछ और हार्मोन भी होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि ऑक्सिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस चीज़ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन किस चीज़ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, इनमें से कौन रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है, इनमें से कौन शूट इनिशिएशन में हेल्प करता है, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक CO2 गेट कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में जितनी भी CO2 प्रेजेंट होती है प्लांट उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग का, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का या फिर न्यूट्रलाइजेशन का। तो मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है फोटोसिंथेसिस में कि क्या होता है, हमारी जो CO2 है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। तो सेल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है हमारा वो कौन होता है, हमारा राइबोसोम होता है और सेंट्रियोल होता है। तो अब आपको देखना है कि राइबोसोम और सेंट्रियोल कहाँ लिखे हुए हैं, तो एक ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं, वो है हमारा ऑप्शन 1। अब हम बाकी के भी देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन हमारा कौन कौन होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल मेम्ब्रेन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी सही बात हो गई। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन होता है, राइबोसोम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात हो गई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राइबोसोम जो है वो तो मेम्ब्रेनलेस है, तो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं हो सकता। आपसे रिस्पेक्टिवली पूछे गए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस होता है, डबल मेम्ब्रेन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर लिम्स ऑफ कैट यूज्ड फॉर वॉकिंग, वेल्स यूज्ड फॉर स्विमिंग एंड बैट यूज्ड फॉर फ्लाइंग आर एग्जाम्पल। तो आप अगर अपने बिल्ली के फोर लिम्स को देखोगे तो उसका इस्तेमाल चलने के लिए करती है। अगर आप वेल के फोर लिम्स को देखोगे तो वो उसकी हेल्प लेती है स्विमिंग करने के लिए और बैट उड़ने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, एनालोगस ऑर्गन या फिर होमोलोगस ऑर्गन। तो आपको पता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ने होते हैं एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका आप अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो देखने में एग्जैक्ट सेम होता है। अगर आप कैट के फोर लिम्स को देखोगे, वेल के फोर लिम्स को देखोगे और बैट के फोर लिम्स को देखोगे ना, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन वो उससे जो काम करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये किसकी बात हो रही है? होमोलोगस ऑर्गन की बात हो रही है। और इसका टोटल अपोजिट होता है एनालोगस ऑर्गन में। एनालोगस ऑर्गन को अगर आप इंटरनली देखते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन काम वो एकदम सिमिलर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ मीडियम कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो आपको पता है हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रोपगेट करने का एक तरीका तो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है सीड का इस्तेमाल करके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करके। लेकिन एक मेथड हम पढ़ते हैं जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो आपको पता है प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, अपने प्लांट को हम कहाँ पे बनाते हैं? लैब के अंदर बनाते हैं। तो हमें किस किस सब्सटेंस की, जिस मीडियम में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? फैट एंड विटामिन, अमाइनो एसिड एंड विटामिन, शुगर एंड हार्मोन या फिर 2 and 3 बोथ। तो आपको पता है जब भी कभी आप लैब के अंदर अपने प्लांट को ग्रो करते हो, किसी भी चीज़ को ग्रो करते हो, तो आप उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करते हो। उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है? अमाइनो एसिड बिल्कुल प्रोवाइड करने हैं, विटामिन प्रोवाइड करने हैं, शुगर भी चाहिए उसे, हार्मोन भी चाहिए उसे। तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। तो शुगर चाहिए, हार्मोन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके मीडियम के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपका प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड हो। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड लिग्निन की, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन एंड सेल्यूलोज की या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स की। तो आपको पता है जो हमारा क्लास 11th में सेल चैप्टर है वहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारा सिलेक्टिवली परमीबल होता है। उसका जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है वो किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। और उन्होंने हमें क्या बताया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड की ही हमारी बाइलेयर बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। तो आपको पता है क्लास 12th में जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है वहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो मेल का स्पर्म होता है वो अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, वो सेमिनल प्लाज्मा के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? ग्लूकोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, फ्रक्टोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम, सुक्रोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। अब देखो, जो आपका स्पर्म है उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे कई दिन जिंदा रहना है ताकि वो वजाइना के अंदर सर्वाइव कर सके। तो उसे एनर्जी चाहिए, तो हमें कोई ना कोई एनर्जी सोर्स उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको बेटर नरिश करने के लिए हम उसको साथ क्या भेजते हैं? सेमिनल प्लाज्मा के साथ ही हमारा स्पर्म ट्रैवल करता है। तो क्या क्या होता है उसके अंदर? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज क्या काम करता है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, बिकॉज ये एक काइंड की शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? प्लांट्स किसको इस्तेमाल करते हैं? अर्थवर्म किसको इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉग क्या यूज़ करते हैं? मैमल्स क्या यूज़ करते हैं? फिश क्या यूज़ करते हैं? तो आपको पता है हमारी फिश जो है वो रेस्पायर करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? गिल्स का इस्तेमाल करती है। मैमल्स किसका इस्तेमाल करते हैं? लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो फ्रॉग है वो लंग्स का इस्तेमाल भी करता है और स्किन भी उसकी हेल्प करती है। अर्थवर्म किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं। और जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लांट्स करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, अर्थवर्म करते हैं स्किन के थ्रू, इंसेक्ट करते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू, फ्रॉग करते हैं लंग्स के थ्रू भी और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, उसकी मदद से भी वो रेस्पायर करते हैं। मैमल्स लंग का इस्तेमाल करते हैं और जो फिश है वो गिल्स का इस्तेमाल करती है। और गिल्स किस चीज़ के लिए अडेप्टेड होते हैं? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको लेने के लिए बने होते हैं हमारे गिल्स। इसलिए जब हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको नहीं यूटिलाइज कर पाती है और मर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंचर ऑफ ऑडाई गार्ड्स। तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के स्पिंचर्स पढ़ाए थे, उनमें से एक स्पिंचर था स्पिंचर ऑफ ऑडाई। तो वो किसको गार्ड करने का काम करता है? लेक्टिफेरस डक्ट को, कॉमन हिपैटिक डक्ट को, बाइल डक्ट को, या फिर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को। तो हमारा जो स्पिंचर ऑफ ऑडाई है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करनी है डिफरेंट जो थ्योरीज दी है। ओपैरन हॉल्डाने ने कौन सी थ्योरी दी है, लुइस पास्चर ने कौन सी थ्योरी दी है, एसएल मिलर ने कौन सी थ्योरी दी है, और अरिस्टोटल ने कौन सी थ्योरी दी है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने दी है, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसने दी है, बायोजेनेसिस किसने दी है, या फिर प्रीबायोटिक सूप थेरेपी किसने दी है। तो देखो हमारे जो ओपैरन हॉल्डाने हैं उन्होंने दी है प्रीबायोटिक सूप थ्योरी, लुइस पास्चर ने दी है बायोजेनेसिस की थ्योरी, एसएल मिलर ने दिया है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और अरिस्टोटल ने बताया था कि जो जनरेशन है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये सारी के सारी हमारी इवोल्यूशन से रिलेटेड थियरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मेड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जब एम्ब्रियो बॉडी के अंदर बन रहा होता है तो इनमें से कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बनता है? स्किन बनती है, ब्रेन बनता है, हार्ट बनता है, या फिर न्यूरल ट्यूब बनती है। तो सबसे पहले जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले बनती है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, उसके बाद बनता है हमारा हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स जो है वो किससे डेवलप होते हैं? कॉटलीडॉन से, ओवरी से, ओव्यूल से, या फिर स्पोर से। तो आपको पता है हमारी राइपन्ड ओवरी को हम क्या बुलाते हैं? फ्रूट बुलाते हैं। और ओवरी के अंदर जितने भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? सीड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो हमारे ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। और जो हमारी ओवरी होती है जब वो राइपन्ड हो जाती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? फ्रूट बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस आप सबसे बेटर फॉलो करेंगे? रीयूज करना, रिसाइकल करना, डिस्पोजल करना, प्रिवेंशन करना। रीयूज, रिसाइकल, प्रिवेंशन, डिस्पोजल, प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकल, डिस्पोजल, प्रिवेंशन, रिसाइकल, रीयूज, डिस्पोजल। तो आपको पता है जब भी हम कभी वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले हमें ट्राई करनी है प्रिवेंट करने की, चीज़ों को हम जनरेट ही ना होने दें, वेस्ट को हम जनरेट ही ना होने दें। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन के बाद हम कोशिश करते हैं अगर हमने कोई चीज़ यूज़ कर ली है तो उसको रीयूज़ कर ले। अगर रीयूज़ के बाद भी वो नहीं हो पा रही है तो उसको रिसाइकल कर ले, और रिसाइकल भी नहीं हो पा रही है तब हम करते हैं डिस्पोजल। तो ये हमारा सबसे बेस्ट सीक्वेंस होता है इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दिस कंडीशन इज रेफर्ड। तो अगर एक ही थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? डाइशियस एंड होमोथैलिक, मोनोशियस एंड हेटेरोथैलिक, मोनोशियस एंड होमोथैलिक, डाइशियस एंड हेटेरोथैलिक। तो देखो इसको हम बुलाते हैं मोनोशियस एंड होमोथैलिक। होमोथैलस यानी कि सेम थैलस पर ही है ना, दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोशियस एंड होमोथैलिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हो? ठीक है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यूजिंग बायोलॉजिकल मीन्स, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप वेराइटीज फ्रॉम पेस्ट विद बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है आपके जितने भी क्रॉप्स है, ठीक है, उनमें है ना आप और भी अच्छे लेवल का विटामिन ऐड करना चाहते हो, और भी हाई क्वालिटी का प्रोटीन ऐड करना चाहते हो, मिनरल ऐड करना चाहते हो। जैसे कि हम ऐसी कैरेट्स खाते हैं आजकल जिसके अंदर विटामिन ए का लेवल इंक्रीज किया गया है। ऐसे राइस आते हैं जिसको हम गोल्डन राइस बुलाते हैं जिसके अंदर विटामिन ए को इन्फ्यूज किया गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन करना है। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट। ठीक है, तो ये जो है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बायोफोर्टिफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉपिंग सिस्टम सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर यूजफुल। तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें आप इंटरक्रॉपिंग करते हो, क्रॉप रोटेशन करते हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हो, ये आपकी किस किस चीज़ों में हेल्प करती है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड, आपने जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, बिल्कुल अच्छी बात है। इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग द ईल्ड ऑफ द क्रॉप, आपकी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात है। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें
हमारी होती हैं किसकी वजह से, मिक्स क्रॉपिंग की वजह से, इंटर क्रॉपिंग की वजह से और क्रॉप रोटेशन की वजह से। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रूट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम द किडनी टू हार्ट। तो आपका ब्लड जो है वो किडनी से जब हार्ट तक पहुंच रहा है फिल्टर होने के बाद, तो उसका करेक्ट रूट बताना है आपको। रीनल वेन, सुपीरियर वेना कावा एंड हार्ट, रीनल आर्टरी, इंफीरियर वेना कावा एंड हार्ट, रीनल आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा एंड हार्ट, रीनल वेन, इंफीरियर वेना कावा एंड हार्ट। तो पहले आपका ब्लड पहुंचता है रीनल वेन में, फिर जाता है इंफीरियर वेना कावा में और फिर पहुंचता है आपके हार्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी इज। तो जब भी कभी आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, उसको हार्नेस करने की कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या फेस करते हो? ठीक है, कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना प्रॉब्लमेटिक है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमें करना आता है। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट को आता है। स्प्लिट न्यूक्लियाई की प्रॉब्लम है? नहीं। सस्टेन द रिएक्शन, रिएक्शन को सस्टेन करने की प्रॉब्लम है? नहीं। डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, ये प्रॉब्लम है। आप न्यूक्लियर एनर्जी के साथ काम करते हो ना, तो बाद में उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने उनको ऐसे ही फेंक दिया ना, बाकी नॉर्मल कचरे की तरह आपने उन्हें फेंक दिया, तो वो बहुत सालों तक रेडिएशंस फैलाते रहते हैं और बहुत उस एरिया में रहने वाले जो पर्टिकुलर लोग हैं, जानवर हैं, उन सबको बहुत सारी हार्मफुल बीमारियां हो सकती है। तो डिस्पोज ऑफ करना न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ही मुश्किल काम है, बाकी के सारे काम हम साइंटिस्ट की हेल्प से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ। तो हमारे प्लैनेट अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स कौन है एनर्जी का? वाटर है, सन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है या फिर फॉसिल फ्यूल्स है? तो देखो, अल्टीमेट सोर्स है सन। अगर सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो हमारी पूरी लाइफ ही कैसे स्टार्ट होगी और हमारे प्लांट ही कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो अल्टीमेट सोर्स है सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस व्हाइल राइटिंग बाय हैंड्स जीनस एंड स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन साइंटिस्ट नेम इज प्रिंटेड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड। तो आपको पता है जो हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दी है? कार्ल लिनियस ने दी है। डाइवर्सिटी यूनिट में मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और जब हाथ से आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हो ना, तो आपको उसे अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली, यानी कि जीनस का नाम अलग से अंडरलाइन करोगे, स्पीसीज का नाम अलग से अंडरलाइन करोगे। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम किसी साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं ना पेपर पे, तो हमें क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ती है? बोल्ड इन अपर केस, बोल्ड, इटैलिक्स, इटैलिक्स इन लोअर केस। तो जब भी कभी आप साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हो तो आपको उसे इटैलिक्स में प्रिंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A few layer of cells beneath the epidermis are simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple tissue. These are living cells. Sclerenchyma make the plant hard and strong. The flexibility of plant due to. तो टिश्यू चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी प्लांट टिश्यू से। तो आपको पता है हमारे जो एपिडर्मिस है उसके नीचे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू रह रहे होते हैं। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन सिंपल टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। पैरेन्काइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, बिल्कुल सही बात है। स्क्लेरेंकाइमा जो है उसकी सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं और वो प्लांट को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बताना है कि आपके प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत तेज जब हवा चलती है तो भी जो उसकी टहनियाँ हैं वो टूटती नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। वो उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। ठीक है, और जो हमारा कोलेनकाइमा होता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। टिश्यू चैप्टर में मैंने आपको बहुत बार क्लैरिफाई किया है ये बात। ठीक है, तो आपको इनके सबके फंक्शन मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्लांट कैन हैव राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, वन ऑफ द फिनोटाइप इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। ठीक है, तो आपको है ना पी प्लांट दिए गए। ठीक है, एक है राउंड सीड, एक है रिंकल्ड सीड। एक फिनोटाइप जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर। तो फार्मर ने क्या डिसाइड किया कि एक फ्लावर को वो किसके साथ पॉलिनेट करेंगे? राउंड सीड्स के साथ और रिंकल्ड सीड के साथ। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग पी पॉड आपका आया उसके अंदर सारे के सारे राउंड सीड्स आए हैं। तो आपको बताना है क्या क्या कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हो। द एलील फॉर राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड सीड, डेफिनेटली सी बात है, तभी तो राउंड सीड्स आए ना सारे के सारे, तो वो डोमिनेंट है, बिल्कुल सही बात है। द प्लांट सीड विद राउंड सीड इज हेटेरोजाइगस, द प्लांट विद रिंकल्ड सीड इज होमोजाइगस। देखो जो रिंकल्ड सीड था ना वो होमोजाइगस था, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ऊपर से वो डोमिनेंट भी नहीं था। तो जो राउंड सीड था वो हेटेरोजाइगस था। ठीक है, तो जो हमारा ए एंड सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर हाई यील्ड इन द फील्ड, these are absorbed by plant from the soil along with water and minerals from the water bodies. These pesticides are taken up by aquatic animals and plants
As these chemicals are not biodegradable, they get accumulated at each trophic level and magnify the effect of pesticide. इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? तो आपको पता है जब आप अपने खेतों पे ना बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हो, धीरे धीरे प्लांट और सॉइल के अंदर हमारे पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइड भर जाते हैं। अब वो पानी है ना कभी कभी हमारी वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है हमारे खेतों से जा जाके रन ऑफ हो के, ठीक है। अब हमारे जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है वहाँ पर भी केमिकल्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल्स का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? पेस्टिसाइड का इफेक्ट हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है। बायो एक्यूमुलेशन, फूड वेब, बायो मैग्निफिकेशन या फिर इकोसिस्टम। तो देखो फूड वेब तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, उसमें तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं। इकोसिस्टम भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? बायो मैग्निफिकेशन है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपकी ट्रॉफिक लेवल पे टॉक्सिन्स का लेवल इंक्रीज होते जाता है तो इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। तो आपको साइंटिस्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया। उनके बाद आए लिविनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद आए परकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया। फिर आए हमारे शेल्डन एंड श्वान जिन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को दिया। और उसके बाद आए हमारे वर्चो जिन्होंने सेल थ्योरी में एक लाइन को ऐड किया, ठीक है। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे साइंटिस्ट का। इसी के साथ हमारा EMRS का 2023 का पेपर पूरा, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।